एक ऐसे किसान की कहानी जिसने 2 साल पहले एक डेयरी फार्म स्टार्ट किया था 15 एचएफ गायों से। दोस्तों, हाई यील्डिंग 15 एचएफ गायों से उन्होंने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट की थी। बड़े एक्साइटेड थे और काफ़ी कुछ करना चाहते थे। लेकिन कुछ दिन अच्छा चलने के बाद डेयरी फार्म एक उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे दलाल से जिसने उनको सजेस्ट किया बियर का बेस। बियर का जो बचा हुआ जो पार्ट होता है, आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बियर का बेस या बियर का बगदा। बियर के बगदे को उन्होंने कुछ दिन तक खिलाया, बड़ा मज़ा आया उनको। जब उसका जो गाय थी उनके पास, जो हाई यील्डिंग काऊ एचएफ काऊ थी, उनका मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा तो उनका लालच और ज़्यादा बढ़ने लगा और उन्होंने कोशिश की कि सारे एनिमल्स को मैं ये बियर का बगदा खिलाऊंगा, क्योंकि ये सस्ता भी है और इससे मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। जब इन्होंने लंबे समय तक ये इसका बियर के वेस्ट का उपयोग किया तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके आने लगी और इनको पता चला कि जब इनकी 7 गाय रिपीट हो गई, 15 में से 7 गाय रिपीट हो गई, तो इनको कुछ, इनके दिमाग की बत्ती जली और इनको समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और इन्होंने हमसे संपर्क किया। जब हमने पूरा उसका एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि गलती कहाँ हुई है और वो गलती किस तरीके से धीरे धीरे करके वो बढ़ती चली गई और अब ये फार्म जो है, इनका डेयरी फार्म बंद होने की कगार पर आ गया है। दोस्तों, क्या हुआ, क्या गलती हुई और कैसे इसने उनको नुकसान पहुंचाया, और नुकसान पहुंचाने के बाद हमने क्या किया, वहाँ पे मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, बियर का बगदा या बियर का वेस्ट, या बहुत सारे लोग जो बियर फैक्ट्री के पास फार्म हाउस बना लेते हैं, फार्म अपना बना लेते हैं, डेयरी फार्म बना लेते हैं, वहाँ पे अक्सर ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनका एक लालच होता है कि सस्ते में उनको एक ऐसी चीज़ मिल रही है जिससे दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और ये बात हकीकत है, इससे दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे चैलेंजेस जो बाद में आने वाले होते हैं वो शायद उनके दिमाग में नहीं रहते हैं और इसी कारण से बहुत सारे फार्मर्स उस ट्रैप में फंस जाते हैं और कुछ समय बाद उनके डेयरी फार्म बंद हो जाते हैं। एक्चुअली ये जो बियर का बेस्ड है, ये करता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जो बियर का बेस्ड है, इससे दूध का उत्पादन एकदम बढ़ता है क्योंकि इसमें सॉल्युबल शुगर्स होते हैं और हाई रेडिली अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स होने के कारण ये रूमन में जाके एकदम से घुल जाता है, पशु को एनर्जी देता है और एनर्जी के कारण उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेकिन साथ साथ में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घुलनशील शुगर्स होती हैं, तो ये एकदम से जब घुलता है तो उसका रूमेन का पीएच होता है, जो नॉर्मल जो लेवल होता है उसका 6.2, वहाँ से गिर के वो 5 के नीचे चला जाता है। और जैसे ही रूमेन का पीएच डिस्टर्ब होता है, वहाँ एसिडोसिस डेवलप होने लगती है और एसिडोसिस डेवलप होने के कारण वहाँ पे बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस, जो मैं और भी वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं मैंने, वो वहाँ पे इनिशिएट होने लग जाते हैं। और जब एसिडोसिस जो है वो जब सीवियर कंडीशन में पहुंच जाती है तो वहाँ जो रूमेन की डाइजेस्टिव पावर है वो कम होने लग जाती है, वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस होने लग जाते हैं, रूमेन माइक्रोब्स ख़त्म होने लग जाते हैं। दूसरा जो इसका जो ड्रॉबैक है रूमेन डिस्टर्बेंसेस के अलावा, इसमें हाई फंगस होती है। ये जो बियर का जो वेस्ट होता है इसमें हाई फंगस होती है। वहाँ पे आप देखोगे फंगस बहुत तेज़ी से डेवलप होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और वो फंगस या वो जो माइकोटॉक्सिन्स हैं वो धीरे धीरे करके एनिमल को ख़त्म करने लग जाते हैं, उसके ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। तो ये दो जो प्रॉब्लम हैं, इनके कारण, एक तो एसिडोसिस जब होता है तो एसिडोसिस के कारण आप देखेंगे सबसे पहले एसिडोसिस की कंडीशन में इनको इनिशियली तो मिल्क प्रोडक्शन मिला, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ जो मिल्क में जो फैट होता है वो कम होने लग गया। दूसरा इनके यहाँ देखने को मिला कि जो काऊ का जो डंग है या गोबर है वो लूज होने लगा, वो पतला होने लगा, उसमें दाने दिखने लगे और उसी से पता चला कि एसिडोसिस स्टार्ट हो गई है वहाँ पे। उसके बाद इनको जो देखने मिला, वहाँ इनके फार्म पे मैस्टाइटिस के केसेस आने ज़्यादा हो गए, वो बढ़ने लगे। उसके बाद एक जो समस्या थी वो लैमनेस या लंगड़ेपन की थी। इनके डेयरी फार्म पे लंगड़ेपन की जो समस्या थी वो काफ़ी एनिमल्स में, स्पेशली जो इफेक्टेड एनिमल्स थे
जो ज़्यादा जिनमें सीवियर इफ़ेक्ट देखने को मिले, जो रिपीट हो रहे थे बार बार, उनमें लेमनेस की प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिली, लंगड़ेपन की, क्योंकि जब डाइजेस्टिव सिस्टम ही उसका डिस्टर्ब हो गया, रूमेन ही डिस्टर्ब हो गया, तो उसको आपने कोई से भी जो भी न्यूट्रिएंट्स आप सप्लाई कर रहे थे, चाहे वो मिनरल्स हों, विटामिन्स हों, वो यूटिलाइज नहीं हो पाए, वो उस एनिमल के अंदर अवेलेबल नहीं हो पाए, और वो बाहर निकलने के कारण उसके अंदर जो कमी हुई उसके कारण लेमनेस भी डेवलप हुई। और जो एक पॉइंट था वो था लास्ट, रिपीट ब्रीडिंग। वो एनिमल्स रिपीट होने लगे, क्योंकि ये जो बियर का बगदा है ये बैलेंस नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, मिनरल्स नहीं होते हैं। इनकी कमी के कारण उसके अंदर एक इनका जो डिफिशियंसी क्रिएट होने लगी मिनरल्स की। और दूसरा एक और कारण था, जो रूमेन डिस्टर्ब हुआ, तो आपने जो मिनरल्स जो डाइट में भी सप्लाई किए उसका क्योंकि यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, रूमेन डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए वहाँ पे आपको रिपीट ब्रीडिंग भी देखने को मिली। इसी कारण से वो परेशान हो गए कि मेरे 15 जो हाई यील्डिंग एनिमल्स थे, जो 15 एचएफ थी, उनमें से उनके 7 एनिमल रिपीट हुए। जब इन्होंने हमसे संपर्क किया तो हमने सबसे पहला काम इनको एक पूरा उसका प्लान बना के दिया डाइट का, क्योंकि हमारे जो डेयरी फार्मर्स हैं उनका सबसे पहला काम होता है मिल्क प्रोडक्शन पे, उनका सारा फोकस चला जाता है, और उस फोकस में ही वो कई बार ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हमने उनको ये सबसे पहले कन्विंस किया कि अभी आपको दूध पे नहीं, उस एनिमल की या उन एनिमल्स की हेल्थ पे फोकस करना है, उनको नॉर्मल हेल्थ के स्टेटस पर लेकर आना है, और उसके बाद फिर हम उनको मिल्क में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हमने उसको बंद किया, बियर के वेस्ट को उनकी फीडिंग में बंद किया, और उसको रिप्लेस किया एक अच्छी क्वालिटी के फीड से, अच्छी क्वालिटी का फीड, टेस्टेड फीड। और हमने उनको एक टीएमआर बना के दिया, टोटल मिक्स राशन, जिसमें फीड था, जिसमें फॉडर था, ग्रीन फॉडर, साइलेज था, और साथ साथ में उसको भूसे का भी हमने उसमें समावेश करके उसको टीएमआर बनाया, और टीएमआर को डिवाइड करके अलग अलग पार्ट में उसको 3 से 4 बार में दिन भर में हमने उनको फीडिंग का एक प्लान बना के दिया। साथ में हमने वो जो टीएमआर थी उसके साथ हमने रफेज फर्स्ट, क्योंकि रफेज या फाइबर की बहुत ज़्यादा कमी थी, कमी के कारण वो सिचुएशन हुई थी, तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल कम रखा और फाइबर का थोड़ा सा पोर्शन बढ़ाया। और जब फीडिंग कराने के पहले सबसे पहले हमने उनको जो सूखा गेहूं का भूसा होता है उसको थोड़ी सी क्वांटिटी में ऑफर किया, ताकि उसका सलाइवेशन या लार का जो उसका उत्पादन है वो बढ़ सके, और नेचुरल जो बफर्स हैं उसकी लार में उनका फ़ायदा उसके रूमेन को मिल सके। तो हमने उस सलाइवेशन को स्टिमुलेट करने के लिए रफीज फर्स्ट का हमने पहले उसका एक प्लान बना के दिया, और उसके साथ हमने मीठा सोडा और टॉक्सिन बाइंडर भी उस फीड में ऐड किए, जिसके कारण वो रूमेन में जो उसकी जो क्षमता है वो उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और इस सिचुएशन को रिवर्स कर सकें। दोस्तों, हमने सबसे पहले जो फोकस किया इस केस में 2-3 चीज़ों पे। सबसे पहले तो उसकी जो सेफ्टी है एनिमल की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मिल्क प्रोडक्शन बाद में है। दूसरा फोकस किया कि हम उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकें, उसको रिवर्स कर सकें, जो सिचुएशन ख़राब हुई है उसको। दूसरा, हमने बंद किए वो जो हानिकारक जो इंग्रेडिएंट था उसको हमने सबसे पहले बंद किया। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि कभी भी आप जब फीडिंग प्रोग्राम कोई भी अडॉप्ट करते हैं तो सबसे पहले एनिमल की सेफ्टी को देखिए, दूसरा पैलेटेबिलिटी को देखिए, क्या वो पशु ठीक से खा रहा है, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है मिल्क प्रोडक्शन। इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन आप प्रॉपरली अडॉप्ट करेंगे तो आपकी डेयरी फार्म सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यूं ही साथ बने रहिए, क्योंकि मैं हमेशा लेकर आता हूं सही सटीक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।